तो क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस को डाउट है? रेशियो है। ओके गुड। व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ dwarf प्लांट विद पिंक फ्लावर्स? करते हैं इसको। व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ dwarf प्लांट विद पिंक फ्लावर्स? आपको प्रोपोर्शन निकालने हैं किसके? ड्वार्फ प्लांट विद पिंक फ्लावर। तो यहां पे आपको फाइंड आउट करना है ड्वार्फ प्लांट विद पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर के लिए ये जीनोटाइप होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट? तो आपको इसके प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने हैं। इफ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट विद पिंक फ्लावर इज टेस्ट क्रॉस। एक हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, क्या है? हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट ये है विद पिंक फ्लावर। विद पिंक फ्लावर इज टेस्ट क्रॉस। आपको यानी कि हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट विद पिंक फ्लावर को टेस्ट क्रॉस कराना है। और टेस्ट क्रॉस किससे कराते हैं आप? रिसेसिव पेरेंट्स। इसको क्रॉस कराइए रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। ये रिसेसिव पेरेंट होगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस है, क्या है? डाइहाइब्रिड क्रॉस। ए प्लांट टेकन फॉर टेस्ट क्रॉस कैरेक्टर ऑफ लेंथ शोइंग कंप्लीट डोमिनेंस। इसमें जो आप एक प्लांट टेस्ट क्रॉस के लिए ले रहे हैं तो ये हेटेरोजाइगस है, क्या है ये? और ये किसको शो करता है? कंप्लीट डोमिनेंस को शो करता है। किसको? कंप्लीट डोमिनेंस। ये पता आप लोगों को? यस सर। इसके बाद इसने बोला है एंड कैरेक्टर ऑफ फ्लावर कलर शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये किसको शो करता है? क्योंकि कौन सा कलर आता है? राइट। बात समझ में आ रही है? तो आपको इसके प्रोपोर्शन निकाल देने हैं। तो हाउ मेनी प्रोपोर्शन विल बी देयर? यानी कि आपको टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट विद पिंक फ्लावर, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे आप। और अगर ये फाइंड आउट करते हैं तो कितने आने चाहिए? पॉसिबल 4 ही आ पाएंगे। कितने आ पाएंगे? 4 आउट ऑफ 16। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए आपका? ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ठीक, क्रॉस करके देखिएगा इसको। यू विल गेट 4। ये वाले कितने आएंगे? 4 टाइप के आएंगे। क्रॉस किसका करना है? इन दोनों एंड यू विल गेट 4। इज दैट क्लियर? आउट ऑफ 16। ऐसे भी कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। इसमें इसके कितने टाइप के गैमेट्स हैं? 1 टाइप। एंड इसके कितने टाइप के गैमेट्स होंगे? 4 टाइप। तो उसका तो 1 टाइप का ही आ रहा है। यस सर। और इसके गैमेट्स आएंगे 4 टाइप। इज दैट क्लियर? अगर इन चारों को आप इसके साथ क्रॉस करते हैं, इस वाले गैमेट्स के साथ, ये डिफरेंट 4 टाइप्स के फर्टिलाइज होते हैं। सो वी विल गेट 1:4। हाउ मेनी? 4। इज दैट क्लियर? इट मींस 4 आउट ऑफ 16। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। और चाहो तो इसमें भी 4 टाइप्स के बना के डाइहाइब्रिड करके देखो। यू विल गेट, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 4 टाइप्स। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट का फर्स्ट। 4 आउट ऑफ 16। क्वेश्चन नंबर 2 में किसको डाउट है? रेशियो है। 2 में क्या बोला है इसने? इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस अमंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ मेज प्लांट फॉर मेल स्टेरिलिटी कैरेक्टर? ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैंने आपको पढ़ाया भी है और एग्जांपल्स भी लिखवाए हैं। जो मेल में स्टेरिलिटी जीन्स होते हैं ऑफ मेल्स, नहीं करवाया गया? ओके, तो बाई चांस ये स्किप हुआ है मुझसे, राइट? नहीं तो मैं कराता हूँ। तो यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी के लिए जो जीन्स होता है मेज में, राइट, वो किसमें प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एल्बिनो कलर ऑफ लीफ किसमें प्रेजेंट होता है? ये भी लिख लीजिएगा। एल्बिनो कलर ऑफ लीफ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्बिनो कलर ऑफ लीफ किसमें प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एल्बिनो कलर ऑफ लीफ इन डाइकोट प्लांट्स, इवन इन मेज प्लांट ऑल्सो। मेज प्लांट में भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट? तो वो आता है, उसका जो जीन है वो किसके पास प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी के लिए जो जीन्स ऑफ मेज है वो किसके पास होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस विल बी द राइट आंसर।
इज दैट क्लियर? ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाए हैं उसमें क्वेश्चन है या नहीं है? ये क्वेश्चन किस किसने देखा? रेज योर हैंड। राइट, ये मतलब उसी टाइप से है, आंसर भी यही है। राइट, नहीं है? अब वो तो देख लेना, मैं ईयर याद करते बैठूंगा कि तेरे लिए हैं कौन सी ईयर का? ये क्या बेवकूफी वाले क्वेश्चन पूछते हो? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको मिल जाएगा। राइट, सुनिए, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट द 21st पेयर। तो क्या आंसर आना चाहिए? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। 4th में क्या दिया है? व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्टोस? राइट, डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड टेस्टोस का रिजल्ट कितना होता है? 1:1। तो डाइहाइब्रिड में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आते हैं, तो कितना होगा? 1:1:1:1। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन 3rd। 5th में किसको डाउट है? रेशियो हैंड। 5th में क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ठीक, एंड देयर आर 6 डिफरेंट जीनोटाइप एंड 4 डिफरेंट फिनोटाइप एज वी नो वेरी वेल। इन ह्यूमन पॉपुलेशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलील्स इन स्पर्म एंड पॉपुलेशन? आपको स्पर्म्स में रेशियो निकालने हैं और पॉपुलेशन में रेशियो निकालने हैं। इज दैट क्लियर? तो स्पर्म एंड पॉपुलेशन के रेशियो निकालने हैं। कितने टाइप के एलील्स होते हैं यहाँ पे? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स आर देयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलील्स आर देयर? ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5th में पॉसिबल एलील्स कितने हैं यहाँ पे? 3। हाउ मेनी पॉसिबल एलील्स? 3. These alleles are present in an individual or in a population? In a population. तो ये 3 alleles है in a population. How many alleles are there? 3 alleles will be there. Is that clear all of you? अगर हम एक स्पर्म की बात करें, किसकी? एक स्पर्म की बात की है इसमें। कितने स्पर्म्स की बात की है? इन स्पर्म, राइट। एक स्पर्म में जो पॉपुलेशन, ये जो आएगा यहाँ पे, या तो ये आएगा या फिर ये, या फिर यानी कोई एक आएगा। स्पर्म में क्या तीनों जा सकते हैं? कोई एक ही जाएगा, आइदर दिस और दिस। तो स्पर्म के लिए कितना हो गया पॉसिबल एलील्स? स्पर्म के लिए पॉसिबल एलील्स कितने? एक ही होगा ना, हैप्लॉइड होता है। और पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल एलील्स कितने हुए? 3। तो यहाँ पे रेशियो पूछा तो कितना रेशियो आ जाएगा? सिंपल, possible alleles for a sperm that will be 1, right, and possible alleles for the population that will be 3, and the ratio will be 1:3. Are you getting? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। 6th में किसको डाउट है? रेशियो हैंड। 6 में किसको डाउट है? इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें भी डाउट आ रहा है आपको। इन ए गिवन पेडिग्री, ये पेडिग्री दिया है यहाँ पे, देयर इज एन इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर ऑफ 2 फैमिलीज। ये 2 फैमिलीज के कैरेक्टर्स हैं, फैमिली ए एंड फैमिली बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ दैट कैरेक्टर? तो यहाँ पे ऑप्शंस को मैच कीजिए। पहले अच्छे से फैमिली का पेडिग्री देखिए, फैमिली ए का पेडिग्री देखिए, फैमिली बी का पेडिग्री देखिए, एंड देन मैच द ऑप्शंस, राइट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? थर्ड चाइल्ड ऑफ बोथ फैमिली इज नॉर्मल डॉटर। थर्ड चाइल्ड ऑफ बोथ फैमिली, ये कोई तुक नहीं होता है, राइट। वो नॉर्मल भी हो सकती है और क्या हो सकती है? अफेक्टेड भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? और कैरियर भी हो सकती है। तो यहाँ पे फैमिली ए में देखिए, फैमिली ए के साथ इस स्टेटमेंट को मैच कीजिए, थर्ड चाइल्ड ऑफ बोथ फैमिली इज नॉर्मल, और फैमिली बी के साथ इस स्टेटमेंट को मैच कीजिए, राइट। तो ये ए में कंपलसरी नहीं है, और बी में क्या आएगा? नॉर्मली आएंगे डॉटर्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बी में क्या दिखा रहा है कि ये फादर से सिर्फ सन में आ रहे कैरेक्टर, और फादर से सिर्फ सन में कैरेक्टर आ रहे, इट मींस व्हाट? एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। तो डॉटर तो हमेशा बी फैमिली में नॉर्मली होगी, लेकिन फैमिली ए में, राइट, डॉटर नॉर्मल हो ये कंपलसरी नहीं है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मदर कैरियर है। इफ मदर विल बी कैरियर तो डॉटर भी आ सकती है और सन भी आ सकता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट, फैमिली बी हैज वाई लिंक डिसऑर्डर बट फैमिली ए हैज एक्स लिंक डिसऑर्डर. देखिए मदर से सन में जा रहा है फैमिली ए में, ये मैंने आपको कंडीशंस लिखवाई है, इसमें ऑल टाइप के डिसऑर्डर्स की कंडीशन लिखवाई है. यू हैव टू अप्लाई दैट, राइट. तो यहाँ पे मदर इज कैरियर एंड सन इज अफेक्टेड, तो ऑब्वियसली है कि फैमिली ए में एक्स लिंक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है. और यहाँ पे फैमिली बी में क्या है, ये फादर टू सन जा रहा है वाई, तो आंसर क्या आना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट भी मैच नहीं करेगा. कौन कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट मैच करेगा, रेशियो है. फोर्थ भी नहीं करेगा, पढ़ के देखिएगा उसको, राइट. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन में फोर्थ का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ की सिक्स क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट है, रेशियो हैंड. 7 में आप मैच कीजिए. इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें होता है, स्नैपड्रैगन मैचिंग. को डोमिनेंस का यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, एबीओ ब्लड ग्रुप. बी को एस से मैच कीजिए, निश. एबीओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है. एचबीए एंड एचबीएस इसमें ये कोडोमिनेंस को शो करता है. कैसे, क्योंकि एचबीए जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है एंड एचबीएस जो है वो क्या है, अफेक्टेड हीमोग्लोबिन. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू. एचबीएस एक्सप्रेस होगा और ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल क्या होगा, मलेरियल रेजिस्टेंट. फॉर द कैरेक्टर ऑफ मलेरियल रेजिस्टेंट सिकल सेल एनीमिया कैन बी कोडोमिनेंस. हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल मलेरियल रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि वहां पे एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. इज दैट क्लियर. और दूसरा क्या है, नॉर्मल. बात समझ में आ रही है. तो फॉर द मलेरियल रेजिस्टिविटी इट कैन बी कोडोमिनेंस. बात समझ में आ रही है. अगर ये कोडोमिनेंस नहीं होता है तो एचबीए और एचबीएस मलेरियल रेजिस्टेंट आ सकता है क्या, नॉट पॉसिबल. हेटेरोजाइगस इज मलेरियल रेजिस्टेंट एंड फॉर द मलेरियल रेजिस्टेंट कैरेक्टर इट विल बी शोइंग व्हाट, कोडोमिनेंस कैरेक्टर. एनी अदर डाउट यू हैव इन दिस क्वेश्चन. हाँ वो पूछो. सर ये कैसे होगा, क्योंकि मतलब एबी ब्लड ग्रुप में जैसे ए और बी दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए कोडोमिनेंस होता है ना वहाँ पे. इसमें एबी ब्लड ग्रुप में. हाँ, तो एबी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस है. तो सर मतलब एचबी और एचबी इसमें मतलब तो मल्टीपल एलील्स को किससे मैच करोगे फिर. मल्टीपल एलील्स को मैच करने के लिए कोई ऑप्शन दिया है आपके पास, इज देयर एनी ऑप्शन. मल्टीपल एलील्स के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. तो वही आप मैच करेंगे. हालांकि मल्टीपल एलील्स किसमें देखी जाती है, ठीक है, मल्टीपल एलील्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है. बात समझ में आई. कोडोमिनेंस के यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, एचबीए एचबीएस एंड इवन एबीओ ब्लड ग्रुप, राइट. लेकिन मल्टीपल एलील्स के लिए एक ही ऑप्शन है. तो इसको आप किससे मैच करेंगे, कोडोमिनेंस को पी से मैच कीजिए. हाँ, अब पूछिए क्या डाउट है आपका. सर ये एचबी और एचबीएस कोडोमिनेंस कैसे होता है. ये क्या है, कैरियर एंड अनअफेक्टेड. Am I right or wrong? For what? Sickle cell anemia. Sickle cell anemia के लिए अनअफेक्टेड है और कैरियर है, ठीक है. इसका एक कैरेक्टर है, ये मलेरियल रेजिस्टेंट है. ये मलेरियल रेजिस्टेंट क्यों, कौन से एलियंस की वजह से है, एचबीएस. यानी कि ये इस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है, इसको आप रिसेसिव नहीं कह सकते हैं, राइट. और ये वाला किसके लिए है, नॉर्मल. तो ये नॉर्मल के लिए एक्सप्रेस कर रहा है और ये किसके लिए एक्सप्रेस कर रहा है, मलेरियल रेजिस्टेंट. यानी कि ये दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं और दोनों एक्सप्रेस हो रहे. इट मींस व्हाट, बोथ आर एक्सप्रेसिंग हियर. दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं. अभी भी समझ लिया. इसके बाद हाइपरट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन ह्यूमन बॉडी. ये बताया शायद मैंने आपको. ये वाइलिंग कैरेक्टर होता है. मेल बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखी जाती है. मेल बॉडी में एक्सियल हेयर ग्रोथ देखी जाती है. चेस्ट रीजन में हेयर्स ग्रो हो सकते हैं. क्या फीमेल बॉडी में चेस्ट रीजन में हेयर ग्रो होते हैं क्या,
ईयर पे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, हेयर देखे जाते हैं, फीमेल में देखे जाते हैं। या कोई फीमेल देखी है आपने बालों वाली फीमेल कि एक्सियल बॉडी में पूरे बाल ही बाल है? आर यू गेटिंग और नॉट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हाइपरट्राइकोसिस कैन ओनली सीन इन मेल एंड इट इज वाइलिंग। तो यहाँ पे वाइलिंग डिजीज को किससे मैच करेंगे आप? हाइपरट्राइकोसिस, राइट। और एक्स लिंक क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? एक्स लिंक्ड है एंड दिस इज व्हाट? अफेक्टेड डिस्ट्रोफिन जीन। समझ में आया? तो यहां पे मैच कीजिए तो ऑप्शन क्या आएगा आपका करेक्ट? कौन सा आना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। 8 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 इसमें किसको डाउट है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 10 which of the following is not correct symptoms for Down syndrome sufferers? Flat back of head, आगे से forehead राउंड होता है लेकिन back of head is flat, so this is correct. आपको इनकरेक्ट बताना है। कौन जेनेटल हार्ट डिजीज होती है डाउन सिंड्रोम के चाइल्ड में? ये भी सही है। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ये भी सही है। लूप्स बन जाते हैं, पाम क्रीज डेवलप हो जाती है, फिंगर टिप्स में लूप्स बन जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट सिम्टम फॉर द डाउन सिंड्रोम। फोर्थ, स्मॉल एंड पफी टंग, ये गलत हो गया। ये मैंने लिखा है आपको, राइट। बिग एंड रिंकल टंग होती है, पफी टंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। ये लिखा है मैंने सिम्टम्स, अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? फोर्थ विल बी राइट आंसर, क्योंकि ये डाउन सिंड्रोम का करेक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये एक डायग्राम दिया है। ये किसका डायग्राम है? टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल का। तो टर्नर सिंड्रोम, इसमें डाउट किस का? पहले तो ये बताइए मुझे। रेज योर हैंड। किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेज योर हैंड। 12 में इसने क्या बोला है? इफ टू जीन्स आर सिचुएटेड वेरी क्लोज ऑन क्रोमोसोम्स सच दैट क्रॉसिंग ओवर कैन नॉट अकर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी ट्रू? द रेशियो ऑफ टेस्टोस, ये गलत है। 1:7:1। ये टेस्टोस का कभी रेशियो नहीं आता है। इज दैट क्लियर? टेस्टोस का रेशियो डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि लिंकेज है। देयर इज नो डिफाइंड रेशियो फॉर द टेस्टोस इन केस ऑफ लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो क्रोमोसोम्स, दोनों जो जीन्स है क्रोमोसोम्स पे लाई कर रहे हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, वो टाइटली लिंक्ड है। सो देयर विल बी नो टेस्टोस फॉर सच काइंड ऑफ क्रॉस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद सेकंड देखिए, 3rd आउट ऑफ 4 पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 1 आउट ऑफ 4 ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, राइट। पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीन क्या है? लिंक्ड है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, देयर इज नो रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी बट ऑल प्रोजेनी आर पेरेंटल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लिंकेज को शो कर रहा है। दोनों जीन टाइटली लिंक्ड है तो पेरेंटल कैरेक्टर ही आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। क्या रिकॉम्बिनेशन आएगा क्या? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नो रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी बट ऑल प्रोजेनी आर पेरेंटल टाइप, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फोर्थ क्या है? द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, ये आएगा क्या? लिंकेज में F2 जनरेशन का रेशियो डेविएट कर जाता है, रेशियो नहीं रहता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स व्हाई दिस इज द व्हाट? ड्रॉबैक फॉर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे 9:3:1 डेविएट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। 13 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। ए ह्यूमन सिंड्रोम इन विच ड्रम स्टिक्स आर एब्सेंट। देखिए, ड्रम स्टिक आपने सुना होगा, बार बॉडी। न्यूट्रोफिल्स में बार बॉडी को ड्रम स्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिल सेल्स में बार बॉडी को ड्रम स्टिक कहा जाता है, क्योंकि उसकी शेप कैसी होती है? ड्रम स्टिक्स। हैव यू एवर सीन ड्रम स्टिक? नहीं देखी तो जिसने देखी उससे पूछ लेना क्या होती है ड्रम स्टिक, राइट। एक सब्जी होती है, पता है, लंबी लंबी फलियां होती हैं वो। इज दैट क्लियर? आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। आर यू गेटिंग? सुनिए, तो ड्रम स्टिक जो होती है ये न्यूट्रोफिल्स में बार बॉडी को बोला जाता है, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है? ड्रम स्टिक जैसी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ? एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल। बार बॉडी किसमें होती है? मेल में तो होती नहीं है।
तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वो इनएक्टिव नहीं हो सकता है। इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, उसी में बार बॉडी बनती है। जबकि टर्नर सिंड्रोम में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 1। क्या बार बॉडी बनेगी उसमें? नहीं। तो यहाँ पे यही आंसर आएगा टर्नर सिंड्रोम। बाकी सुपर फीमेल में बनेगी, सुपर फीमेल ट्रिपल एक्स यानी कि 2 बार बॉडी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी डबल एक्स होते हैं, 1 बार बॉडी होती है। डाउन सिंड्रोम फीमेल में राइट 1 बार बॉडी होगी क्योंकि वो फीमेल है, राइट। तो यहाँ पे 13 का कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में किसको डाउट है? रेश योर हैंड। 14 में किसको डाउट है? हाँ जी, आप ही को डाउट है? बस ये पढ़ाया मैंने क्लास में। आप अगर पूरी तरीके से अटेंटिव रहते हैं तो इस टाइप के डाउट आपको आते ही नहीं है, राइट। ये पेडिग्री एनालिसिस के सारे सिंबल कराए मैंने, कराए कि नहीं कराए? तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? Which one of the following is correct match of symbols used in human pedigree analysis? तो पहला देखिए, ये किसके लिए सिंबल है? फर्स्ट वाला हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल डिजीज। सही है, हेटेरोजाइगस है। आर यू रेडी और नॉट? क्योंकि हाफ रीजन इज शेडेड, अनदर हाफ रीजन इज नॉर्मल। तो हाफ रीजन इज शेडेड, इट मींस हेटेरोजाइगस फॉर व्हाट? ऑटोसोमल डिजीज, राइट। तो ये सही है। बाकी जो दूसरे सिंबल्स है किसके लिए है? इसमें दिया है नॉर्मल लिविंग मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली, गलत है। ऐसे क्रॉस आ जाता है, इसका मतलब डेथ, डेथ ऑफ इंडिविजुअल। ये सिंबल्स मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को। ये यहाँ पे कॉन्संग्यूइनस मैरिज, कॉन्संग्यूइनस मैरिज में बीच में 2 ब्रिज आते हैं, ये सिंगल ब्रिज दिया है यहाँ पे। फोर्थ कौन सा दिया है? पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। मेल चाइल्ड क्या है यहाँ पे? बीच में डॉट आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो कैरियर। तो ये सिंबल्स मैंने लिखवाए हैं, अफेक्टेड मेल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट। 15 में किसको डाउट है? रेश योर हैंड। 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में किसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 17, 18 में कौन से टाइप का म्यूटेशन है? कौन से टाइप का ट्रांसलोकेशन? रेसिप्रोकल, एक्सेज और आर्म के बीच में सेगमेंट, तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। ये पढ़ाया मैंने आपको, तो कर दिया होगा आप लोगों ने ये। क्वेश्चन नंबर 19 में किसको डाउट है? रेश योर हैंड। 19। क्वेश्चन नंबर 20, रेश योर हैंड। 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, यानी कि विच इज करेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब विच इज करेक्ट। अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला क्या है? दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 22। ये गलत है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है, 22 क्रोमोसोम से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। ये बिल्कुल सही है। एक डॉटर तभी कलर ब्लाइंड होगी जब उसके पास एक डॉटर, सुनेश, एक डॉटर यानी कि एक फीमेल कलर ब्लाइंड तभी होगी जब दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे। पता है आप लोगों को? अगर एक क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा तो वो क्या होगी? कैरियर। इफ बोथ द क्रोमोसोम विल बी अफेक्टेड देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। और ये फीमेल कब पॉसिबल होगी? अगर मदर भी, मदर क्या है? कैरियर। कैरियर मदर से ही आ सकता है, बात समझ में आ रही है? और फादर क्या है? अफेक्टेड। फादर का अफेक्टेड होना कंपलसरी है, तभी नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड फीमेल आ सकती है, अदरवाइज तो नॉट पॉसिबल। इफ फादर विल बी नॉर्मल, क्या यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल आएगी फॉर कलर ब्लाइंडनेस? नहीं। इफ मदर विल बी नॉर्मल, तो क्या यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल आएगी फॉर द कलर ब्लाइंडनेस? नहीं। तो यहाँ पे मदर का कैरियर होना जरूरी है और फादर का अफेक्टेड होना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड देखिए, द सन ऑफ कैरियर वुमन हु कैरीज द जीन हैज 100% चांसेस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे कैरियर वुमेन का से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, मेल चाइल्ड, वो क्या होगा? 100% कलर ब्लाइंड। क्या पॉसिबल है ये? क्योंकि कैरियर में आधे एक्स क्रोमोसोम ही अफेक्टेड होते हैं और आधे एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल भी जा सकता है ना सन के पास, जरूरी थोड़ी है कि अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम भी जाएगा। तो ये रिजल्ट गलत है, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। फोर्थ, द रिसेसिव होमोजाइगस मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड।
बिकॉज जीन इज डोमिनेंट। वो रिसेसिव भी बात कर रहा है और बोल रहा है कि जीन इज डोमिनेंट। कोई मैच करता है? ये स्टेटमेंट का कोई तुक बनता है क्या? इसका कोई तुक नहीं बनता है। अगर मदर इज रिसेसिव इट मींस रिसेसिव इज डिसऑर्डर। यहाँ पे जीन्स क्या होगा? डोमिनेंट थोड़ी होंगी। और कलर ब्लाइंडनेस में तो वैसे ही जीन डोमिनेंट नहीं होते हैं, पता है आप लोगों को। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में किसको डाउट है? रेश योर हैंड। 21 दिख रहा है मैंने आपको। कौन सा क्रोमोसोम आना चाहिए? 16। अल्फा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम 16 होता है और बीटा थैलेसीमिया 11 और डेल्टा थैलेसीमिया 11। क्वेश्चन नंबर 22 में किसको डाउट है? रेश योर हैंड। क्या डाउट है 22 में? इसने पूछा है 22 में व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ मुलेटो इन F2 जनरेशन ऑफ ह्यूमन स्किन कलर व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ जीन्स। ये पता आपको 3 पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करता है। और इसने मुलेटो की बात की है। मुलेटो यानी कि इंडिटरमिनेट, तो इंटरमीडिएट आपको बताना है। मुलेटो बताना। मुलेटो में कितने डोमिनेंट एलील्स होते हैं? तो देखो 3 डोमिनेंट एलील कहां पे दिए हैं? ऑप्शन फर्स्ट में सिर्फ 3 डोमिनेंट एलील दिए, बाकी में 3 डोमिनेंट एलील नहीं है। यू कैन चेक इट। है क्या? ऑप्शन 1 having only 3 dominant allele। वन आएगा ना? देखो सेकंड में 2 डोमिनेंट एलील है, थर्ड में 4 डोमिनेंट एलील है, फोर्थ में 1 ही डोमिनेंट एलील है। ऑप्शन फर्स्ट में सिर्फ ओनली इन ऑप्शन 1 में 3 डोमिनेंट एलील है। तो ये यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो करता है। इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं आप। और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब ये है एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। और मुलेटो में हाउ मेनी डोमिनेंट एलील आर देयर? 3 डोमिनेंट एलील आर देयर एंड दैट इज ओनली गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर आप लोगों का डाउट? ठीक। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23 में किसको डाउट है? रेश योर हैंड। 23 में इसने बोला है मिस्टर क्रिस्टोफर इज कलर ब्लाइंड एंड कैरियर फॉर फिनाइलकीटोनुरिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पर्म possess defective allele for both? देखते हैं, निकालते हैं परसेंटेज। राइट, लिसन केयरफुली। ध्यान दीजिए, कोई फालतू का इंटरेक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 इसने बोला है मिस्टर क्रिस्टोफर इज कलर ब्लाइंड एंड कैरियर फॉर फिनाइलकीटोनुरिया। एक क्रिस्टोफर नाम का इंडिविजुअल है, वो कलर ब्लाइंड है। क्या है वो? तो वो कलर ब्लाइंड है, राइट। और वो क्या है? कैरियर है फॉर फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया आपको पता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो कैरियर फॉर फिनाइलकीटोनुरिया यानी कि ये सपोज दैट ये एलील हो गया फॉर व्हाट? फिनाइलकीटोनुरिया। ये कैरियर है तो एक ही एलील होगा इसके पास। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला। तो इसमें पॉसिबल जो गैमेट्स में पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये आपको इस टाइप के गैमेट्स का परसेंटेज निकालना है कि इसकी परसेंटेज कितनी होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो कलर ब्लाइंड भी है और क्या है? कैरियर है किसके लिए? फिनाइलकीटोनुरिया के लिए। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पर्म पोसेस डिफेक्टिव एलील फॉर बोथ? तो यहाँ पे स्पर्म्स की परसेंटेज निकालनी है। पॉसिबल स्पर्म्स कैसे होंगे? वो कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड है, क्या है? अफेक्टेड है। तो यहाँ पे स्पर्म्स ये भी हो सकता है नॉर्मल वाला। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो कैरियर है। तो फिनाइलकीटोनुरिया के लिए नॉर्मल एलील जा सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। और यहाँ पे ये भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और स्पर्म्स की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। एक्स बियरिंग स्पर्म कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। एक पूरी तरीके से किसके लिए अफेक्टेड है? कलर ब्लाइंड और फिनाइलकीटोनुरिया। और एक कलर ब्लाइंड के लिए, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम्स तो कलर ब्लाइंड से अफेक्टेड है तो वो तो पूरा ही अफेक्टेड होगा। और दूसरा फिनाइलकीटोनुरिया के लिए क्या है? नॉर्मल, क्योंकि वो क्या है?
कैरियर है। फिनाइल कीटोनूरिया के लिए एलिल जीनोटाइप क्या होगा उसका, ये, तो ये वाला एलिल क्या होगा, नॉर्मल फॉर फिनाइल कीटोनूरिया, और ये वाला एलिल क्या होगा, अफेक्टेड फॉर फिनाइल कीटोनूरिया। तो पॉसिबल एक्स बेयरिंग स्पर्म कितने हो गए, 2 टाइप्स, एंड पॉसिबल वाई बेयरिंग स्पर्म कितने हुए, 2 टाइप्स। One will be normal for the phenylketonuria, another will be affected for the phenylketonuria, and these both will be Y-bearing chromosome, Y-bearing sperm. यहाँ पे one sperm will be affected for X chromosome. This is affected for X chromosome. Both will be affected for X chromosome. Is that clear to all of you? क्योंकि उसके पास एक ही X chromosome होता है और वही affected हो गया तो normal X chromosome आने का तो कोई चांस ही नहीं है ना. And one will be normal for what? Phenylketonuria, and another one will be affected for phenylketonuria. तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि what percentage of sperms possess defective alleles for both. Defective alleles for both, ये दोनों alleles के लिए defective है ये, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है आपके पास, 4 में से 1 will be defective for both, यानी कि 1 will be defective for both, it means 25%. क्या आंसर आ रहा है, आर यू गेटिंग और नॉट, क्लियर हो गया सभी को, एनी डाउट यू हैव, तो यहाँ पे 25% आएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 में किस चीज को डाउट है, रेशियो एंड। क्वेश्चन नंबर 25 किसी को डाउट नहीं है, कंट्रोल क्रॉस जो आपके हाथ में होता है, आपके हाथ में क्या है, इडियट, अभी मैं जा रहा हूं ना उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। पहला देखिए, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, सही है, फ्लोइडी लेवल सेक्स डिटरमिनेशन होता है, मेल इज हैप्लोइड, फीमेल इज डिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन इज हनी बी, दिस इज करेक्ट। आपको रॉन्गली मैच बताना है, प्लीयोट्रोपिक जीन फिनाइलकीटोनुरिया, ये भी लिखवाया मैंने आपको, सही है। कोडोमिनेंट सिकल सेल एनीमिया अभी बताया आपको मैंने, तो ये भी सही है। और कंट्रोल क्रॉस परफॉर्म्ड इन ह्यूमन बीइंग, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी इच्छा के हिसाब से क्रॉस करा सकते हैं क्या ह्यूमन बीइंग में। इफ यू वांट ए पर्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टर, आपको किसी की नीली आंखें चाहिए, क्या चाहिए, नीली आंखें चाहिए, तो ये आपके हाथ में है क्या, आर यू गेटिंग और नॉट, बात समझ में आ रही है। तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है कंट्रोल क्रॉस। आप ह्यूमन बीइंग पे क्रॉस परफॉर्म भी कर सकते हैं, तो रिजल्ट देखने में आपकी जिंदगी निकल जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो कंट्रोल क्रॉस इज नॉट पॉसिबल फॉर व्हाट, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग अपनी इच्छा के हिसाब से क्रॉस करते हैं, जिसको जो पसंद आता है उसके साथ क्रॉस करेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी कि जबरदस्ती किसी की गले पल्ले बांध दोगे उसको, आर यू गेटिंग और नॉट। हालांकि अरेंज मैरिजेस में ऐसा होता है, जबरदस्ती पल्ले बांध दिया जाता है, लेकिन उसमें भी तो रैंडमनेस है ना, इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, समझ आ गया ये लड़की, क्लियर। तो ये पॉसिबल है, तो फोर्थ विल बी रॉन्गली मैच्ड, ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में किस किस को डाउट है, रेशियो हैंड। 26 बस तुम्हें ही डाउट है 26 में। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली सीन इन, और किसी भी पॉसिबल है ही नहीं, ना मसल सेल्स में होता है, ना नर्व सेल्स में होता है, ना एक्सप्लांट सेल्स में होता है, कैंसर सेल्स। अगर कहीं पे क्रोमोसोमल एब्रेशन हो गया, इट मींस दैट सेल विल बी दी एब्नॉर्मल सेल, और एब्नॉर्मल सेल्स आर कैंसरल सेल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे एब्नॉर्मल सेल्स का एग्जांपल कैंसर सेल्स भी दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था साइक्लोइड माइलोजिनस ल्यूकेमिया ड्यू टू द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम 22 एंड 9, तो वो एक तरह का क्या ल्यूकेमिया, कैंसर है, कैंसर बनाता है ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, कैंसर सेल्स। तो 26 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में किसको डाउट है, रेशियो हैंड। 27 आपको डाउट है क्या 27 में, which of the following does not occur in resultant of stress cross in the dog flower। करके देखा आपने, तो करके देखना था ना, बना नहीं आपसे, कमाल है यार।
कौन सा बताया था मैं आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन रिजल्टेंट ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? हेटेरोजाइगस को आपको किससे क्रॉस कराना है? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना है। एक क्रॉस करके देखा था आपने? तो यही तो करना था, बना नहीं कैसे, यानी करके ही देखा फिर आपने। तो यहां पे देखो क्या पॉसिबिलिटी आएगी, ये पॉसिबिलिटी आएगी, ये क्या आ रहे पिंक फ्लावर, और ये क्या आएंगे यही पॉसिबिलिटी आएगी। रेड फ्लावर आ रहा है यहाँ पे, तो क्या नहीं आएगा? सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा ऑप्शन आएगा? क्वेश्चन नंबर 28 में किसको डाउट है? रेशियो हैंड। 29, 30, 31, 31 में डाउट है लोगों को। ऑल दी फॉलोइंग कैरेक्टर शो सेम रिजल्ट इन रेसिप्रोकल क्रॉस एक्सेप्ट आई कलर इन ड्रोसोफिला। लिंकेज शो करता है ये, राइट। लिंकेज में रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं तो रिजल्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं आते हैं, सेम रिजल्ट नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? कुछ भी आ सकता है, उसमें कुछ पेरेंटल हो सकते हैं और कुछ न्यू कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि पेरेंटल ज्यादा है, न्यू कॉम्बिनेशन कम है। तो यहाँ पे रिजल्ट रेसिप्रोकल क्रॉस में आई कलर इन ड्रोसोफिला में सेम नहीं आता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मैंने आपको 3 क्रॉस करने के लिए भी दिए थे कि नहीं दिए थे? रेसिप्रोकल क्रॉस आपने किया भी होगा, जिसने रेसिप्रोकल क्रॉस किया होगा उसको समझ आ गया होगा कि सेम रिजल्ट नहीं आते हैं, चेंज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल ऐसे होता है। अब आपको क्या करना है? व्हाइट आइड मेल फीमेल को रेड आइड मेल से क्रॉस करा देना है, तो रिजल्ट डिफरेंट आ जाते हैं। पता आप लोगों को? करके देखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 32 में किसको डाउट है? रेशियो हैंड। ये किसको डाउट था 31 में? रेशियो हैंड। किसको डाउट था? अभी किसने पूछा था? आपको और आपको। आपने रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं किया क्या? मैंने बोला था होमवर्क नहीं करते हो ना, दैट्स द प्रॉब्लम विद यू। और कौन किसको डाउट था? आपको भी डाउट था? मुंह पे हाथ रख रही है लड़की, नहीं किया ना होमवर्क, तो ऐसे ही होगा। हमें तो बेवकूफ समझते हो ना तुम लोग। आई एम फूल हैं? सामने बेवकूफ खड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, हैं? मैंने किसी को होमवर्क दिया तो नहीं करके आएगा, वो अपना दिमाग चलाएगा कि क्या करना है इसको करके, है ना? तो अपना दिमाग मत चलाओ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी देखा है एक फॉग होता है, फॉग कहीं पे, फॉग समझते हो? फॉग, जब फॉग पड़ता है, कोहरा जब पड़ता है और आप ड्राइव करके जाते हैं रोड साइड, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो गाड़ियों की स्पीड बड़ी स्लो हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ओवरटेक करेंगे तो क्या होगा? ठुकेगी। कौन ठुकेगी? अरे गेटिंग और नॉट? ऑब्वियसली आप वहां पे ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सामने का दिख ही नहीं रहा है। तो आप क्या करते हैं? जो आपके सामने वाली गाड़ी है उसको फॉलो करते हैं, उसकी पीछे वाली लाइट देखते हैं। तो आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसको आगे का दिख रहा है। तो उसको फॉलो करो जिसको आगे का दिखता है। तो फॉलो मी बिकॉज मुझे आगे का दिखता है। आर यू गेटिंग और नॉट? मैं आपको सही रास्ते पे ले जाऊंगा। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? राइट। तो टीचर और गुरु वो होता है जो आपको आगे का रास्ता दिखाता है, लेकिन आप अपना दिमाग लगा के आगे का रास्ता नहीं देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? आर यू गेटिंग और नॉट? फिनिश। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 32। 32 में किस किसको डाउट है? रेशियो हैंड। इसमें भी डाउट है? कमाल है जी। 32 में आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी ट्रेड्स इन द गिवन लिस्ट बिलो हैविंग रिसेसिव फॉर्म इन पी। तो कौन कौन सा होगा? टर्मिनल फ्लावर होगा, रिसेसिव है, ये लिखा है मैंने बकायदा, आपको पूरा सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। वायलेट फ्लावर डोमिनेंट होता है, शॉर्ट प्लांट रिसेसिव, इन्फ्लेटेड पॉट डोमिनेंट होता है, राइट डोमिनेंट। ग्रीन सीड
ग्रीन सीड इज रिसेसिव, येलो सीड इज डोमिनेंट, लिखा है मैंने। तो यहाँ पे ग्रीन सीड रिसेसिव, पिंक फ्लावर तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, येलो पोर्ट किसको शो करता है, रिसेसिव, और राउंड सीड डोमिनेंट। तो रिसेसिव कौन से आ गए, टर्मिनल फ्लावर, शॉर्ट प्लांट और ग्रीन सीड एंड येलो पोर्ट। तो हाउ मेनी आर देयर, तो आंसर क्या आएगा, सिंपल। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 33, रेश योर हैंड, किसको डाउट है 33 में? ये बातें नहीं, बकवास नहीं यहाँ पे फालतू, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। 33 में किसको डाउट है, रेश योर हैंड। 34 में रेश योर हैंड। 34 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट अबाउट ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल के बारे में पूछा है, तो जिसने ग्रेगर मेंडल के पॉइंट अच्छे से पढ़े हैं, जो मैंने लिखवाया है, उसने उस क्वेश्चन को कर दिया होगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन स्वीट पी फॉर 7 इयर्स फ्रॉम 1856 टू 1863। गलत हो गया, गार्डन पी पे किया था, स्वीट पी पे नहीं किया था। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। He applied statistical analysis and mathematical logic to solve problems in biology और genetics। ये स्टेटमेंट सही है, राइट, ये सही है। ये पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिक्स को अप्लाई किया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर यही आएगा, ऑप्शन सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, his experiment had a small sampling size, गलत, लार्ज सैंपलिंग साइज। एनसीईआरटी में भी स्टेटमेंट दिया है। Fourth, he conducted artificial pollination using several impure lines, pure lines, not impure lines, right? उसने artificial hybridization परफॉर्म कराने से पहले पी प्लांट की प्योर लाइन क्रिएट की थी, सेल्फिंग करके कंटिन्यूअस जनरेशन तक, कई जनरेशन तक, पता आप लोगों को? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में किसको डाउट है, रेज योर हैंड। 35, 36, रेज योर हैंड। आउटक्रॉस पूछा है, आउटक्रॉस किसके बीच में होता है, डोमिनेंट पेरेंट का हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के साथ। मैंने आपको बताया था कि एक आउटक्रॉस होता है और दूसरा टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस में आप हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को किसके साथ क्रॉस करते हैं, रिसेसिव के साथ, और आउटक्रॉस में आप हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को डोमिनेंट पेरेंट के साथ करते हैं। तो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36 में किसको डाउट है, रेज योर हैंड। 37, 37, थ्योरी ऑफ जीन एंड थ्योरी ऑफ लिंकेज। जीन एंड लिंकेज की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, टीएच मॉर्गन। तो इसमें क्या आंसर आएगा, एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? पहली बार जीन्स को किसने देखा क्रोमोसोम्स पे, मॉर्गन ने। तो थ्योरी कौन देगा, क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 37। 38 में किसको डाउट है, रेज योर हैंड। 38 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ प्रोजेनी obtained by Morgan while carrying out dihybrid cross। मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया किसके बीच में, येलो बॉडी व्हाइट आइड एंड ब्राउन बॉडी रेड आइड। ब्राउन बॉडी रेड आइड क्या है, एक वाइल्ड टाइप है, और येलो बॉडी और व्हाइट आइड क्या ये वाइल्ड टाइप है, नहीं, राइट। तो यहां पे देखिए कि इसमें से नॉन पेरेंटल टाइप के प्रोजेनी कौन से हैं। तो पहला देखिए, पहले में देखिए क्रोमोसोम्स को देखिए, क्रोमोसोम दो दिए यहाँ पे। पहला जो क्रोमोसोम दिया कि क्या दिया ये, वाई प्लस किसके लिए है, ब्राउन बॉडी, और डब्ल्यू प्लस किसके लिए होता है, रेड आइड। तो ये नॉन पेरेंटल है क्या, ब्राउन बॉडी किसके साथ जा रहा है, रेड आइड के साथ। तो ब्राउन बॉडी अगर रेड आइड के साथ हुआ, पेरेंटल हुआ नॉन पेरेंटल, क्योंकि यही रियलिटी थी, यही वाइल्ड टाइप था, यही एक्चुअल कैरेक्टर था कि वहां पे क्या जाता है, ब्राउन बॉडी व्हाइट आइड के साथ। तो दिस इज कंप्लीटली पेरेंटल कैरेक्टर, नॉन पेरेंटल तो है ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आइए, सेकंड में क्या दिया, वाइट डब्ल्यू। वाइट डब्ल्यू क्या है, येलो एंड व्हाइट आइड। ये भी पूरी तरीके से पेरेंटल है क्या, यहाँ पे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख रहा है,
नहीं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है, ब्राउन बॉडी रेड आइड, ये भी पेरेंटल है, तो थर्ड भी पेरेंटल, आपको नॉन पेरेंटल बताना। फोर्थ देखिए, फोर्थ में पहला क्रोमोसोम देखिए क्या है, ये ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट आइड, तो ये नॉन पेरेंटल हो गया। ब्राउन बॉडी किसके साथ जाती है, रेड आइड, ब्राउन बॉडी विथ रेड आइड इज पेरेंटल, लेकिन यहाँ पे ब्राउन बॉडी व्हाइट आइड, तो ये तो नॉन पेरेंटल हो गया कि नहीं हो गया? तो नॉन पेरेंटल कौन सा होगा, ऑप्शन 4। ये देखना आपको, ये कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ही नहीं, है क्या इनका कॉम्बिनेशन पेरेंटल, आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 39 में किसको डाउट है, रेज योर हैंड। ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, बट इन्होंने गलती से दे दिया है। बट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ी है जिंदगी में तो कर सकते हैं, और जिसने नहीं पढ़ी राइट, उसका कुछ नहीं हो सकता, जिसने नहीं पढ़ी वो यहाँ पे होगा भी नहीं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये तो बड़ा आसान है। The presence of recessive trait in a population is found to be 36%. रिसेसिव ट्रेट की परसेंटेज कितनी है, 36। रिसेसिव ट्रेट की परसेंटेज कितनी होगी, 36%। तो दूसरा कौन सा बचा, या तो रिसेसिव होता है या डोमिनेंट होता है, हार्टमैन प्रिंसिपल के हिसाब से। तो डोमिनेंट ट्रेट की परसेंटेज कितनी होगी, 64%। बड़े कूल हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हुआ था ना। रिसेसिव ट्रेट की परसेंटेज कितनी है, 36%। तो डोमिनेंट की कितनी होगी, सिंपल सी बात है, डोमिनेंट ट्रेट की परसेंटेज कितनी, 64%। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.64। पता है आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा P + Q = 1। P कितना है यहाँ पे, P डोमिनेंट एलील के लिए होता है, और Q कितना है 36% और 0.36 = 1। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.64। कैलकुलेट कीजिए इसको, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर क्या आ गया, 0.64। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या, समझ आ गया कैसे हुआ? 40 में किसको डाउट है, रेशियो हैंड। 40, 41, 42, 43, 40। रेशियो हैंड, हाथ खड़े क्यों नहीं करते हो, मैंने बोला रेशियो हैंड, मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। रेशियो हैंड। 40 में किसको डाउट है, रेशियो हैंड। If genotype of a cell of an organism is this, undergoes meiosis, then possible type of gametes will be 4 times. इसमें क्या डाउट है, मेरे को समझ ही नहीं आया है। इसमें डाउट होना ही चाहिए आपको। देखिए प्लीज, एज एक ये डाई हाइब्रिड है या ट्राई हाइब्रिड है? डाई हाइब्रिड। हाउ मेनी हाइब्रिड्स आर देयर? एक ये है और एक ये है। यस सर, डाई हाइब्रिड। ये तो डाई हाइब्रिड नहीं है ना। यस सर। है, ये तो पूरा मोनो हाइब्रिड है। तो हाउ मेनी डाई हाइब्रिड आर देयर? तो इसको भूल जाइए क्योंकि मोनो हाइब्रिड है। तो हाउ मेनी डाई हाइब्रिड आर देयर? 2। और डाई हाइब्रिड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? और अगर ऐसे भी पॉसिबल नहीं तो डायरेक्ट देखो, कंसीडर करके इसको इसके साथ करके देखिए, ए कैपिटल बी कैपिटल डी, ए स्मॉल बी कैपिटल डी, और यहाँ पे कौन सा होगा, ए
कैपिटल B, स्मॉल d, A, स्मॉल b, कैपिटल D. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? कितने टाइप के? क्या कह रही है? हैं? दो बार लिख दिया मैंने, स्मॉल डी आएगा ना यहाँ पे, ठीक? यही पॉसिबल है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप. हाँ, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, रेशियो एंड 48. बड़ा आसान है. अलोंग विद KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, which of the following plays a crucial role in developing biogas technology in India? NCERT, IARI. Khadi Village Industrial Commission and Indian Agriculture Research Institute develop the biogas plant. Is that clear to all of you? In the rural areas, right? इसका पूरा प्रोजेक्ट इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था इन इंडिया. तो यहाँ पे क्या आएगा? IARI. Second option will be correct answer. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Only raise your hand. 57, 58, 59, 59. Among the following, which is not the tool of recombinant DNA technology? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या टूल है? ये टेक्नोलॉजी है. बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक आती है फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन. दिस इज नॉट टूल्स. टूल्स मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर्स, होस्ट ऑर्गेनिज्म सब टूल है. पीसीआर एक टेक्निक होती है, ना कि टूल्स होते हैं. ठीक है? क्या कह रहा है? होस्ट ऑर्गेनिज्म कैसे होगा? क्यों होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं यूज करेंगे आप? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड किस में डालते हैं? क्या बिना होस्ट ऑर्गेनिज्म के रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं क्या? क्या? थोड़ा लाउडली बोलिए प्लीज. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या आप परफॉर्म कर सकते हैं बिना होस्ट ऑर्गेनिज्म के? ये लिखवाया है मैंने. अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो आपका ये डाउट पॉसिबल ही नहीं है कि आ जाए. देखिए ध्यान से, बैठिए. क्वेश्चन नंबर 60. 60 में किस किस को डाउट है? रेज योर हैंड. पहला स्टेटमेंट देखिए. इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सुनिए, DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. बिल्कुल सही है. आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. बी देखिए, स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फर्दर इट्स मूव्स. ऑब्वियसली करेक्ट है. जितना साइज कम होगा उतना ज्यादा मूवमेंट करेगा. अनलेस one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. With same restriction enzyme, अच्छा अनलेस लिखा हुआ है क्या? हाँ, जब तक आप नहीं करते सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किसको? वेक्टर और फॉरेन डीएनए को, तब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म नहीं कर सकते. तो सही लिखा है. ये भी सही हो गया. डी स्टेटमेंट क्या है? नाउ इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इन एग्रोस व्हिच इज सिंथेटिक पॉलीमर. ये गलत हो गया. नेचुरल पॉलीमर है, सिंथेटिक नहीं है. तो ए बी सी करेक्ट है, डी इज इनकरेक्ट. तो आपको क्या बताना? करेक्ट या इनकरेक्ट?
करेक्ट, तो आंसर क्या आना चाहिए? आर यू गेटिंग? थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 61 देखिए. In PBr 322 ampicillin resistant and tetracycline resistant genes are present. When we ligate a foreign DNA at cell 1 site, the recombinant plasmid will lose the resistance to what? Cell 1 site कौन सी साइड होती है? इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. ड्रॉ कर करके देखिए इसको. तो सेल 1 एम्पिसिलिन की साइट नहीं होता, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की साइट होता है. तो रेजिस्टिविटी किसके लिए लॉस करेगा? टेट्रासाइक्लिन. यानी कि यहाँ पे 61 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. 62 में किसको डाउट है? रेश योर हैंड. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. क्वेश्चन नंबर 70 में डाउट है. लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ व्हाट? PCR और बायोरिएक्टर दोनों होना चाहिए. लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात कर रहा है. वी नीड ऑफ बायोरिएक्टर. एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. सर PCR भी एश इसने बोला लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कंपलसरी क्या है? बायोरिएक्टर. तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या आएगा? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेक्निक्स है, इनको आप परफॉर्म कर सकते हैं. माइक्रो इंजेक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, पीसीआर आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको? तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर व्हाट? एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 70 में कौन सा आंसर आना चाहिए? थर्ड. आर यू गेटिंग और नॉट? आप लोगों ने कर दिया होगा बोथ 2 एंड 3. गलत किया, थोड़ा समझ कर इस्तेमाल कीजिए. राइट. हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आप सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वैसे तो, बट यहाँ पे आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट. यूज योर माइंड. यू हैव माइंड, देन यूज इट. 71 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड. बातें नहीं, बकवास नहीं भाई. फालतू इंटरेक्शन. आई डोंट लाइक दिस. पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, मजाक नहीं चल रहा है. 71 रेज योर हैंड. 72, 73, 73 में क्या है? 73 बड़ा आसान क्वेश्चन है ये. एनसीईआरटी है पूरी. गिवन बिलो इज लिस्ट ऑफ सम इंसेक्ट्स. हाउ मेनी ऑफ देम कैन किल बाय प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis? टोबैको, बर्डवॉर्म, टोबैको आर्गीवॉर्म, बीटल्स, फ्लाइज, मॉस्किटो सब दिया है एनसीईआरटी में. ब्रैकेट में दिया है लेपिडोप्टेरन, डाइप्टेरन, कॉलियोप्टेरन. इनके ब्रैकेट्स में एग्जांपल भी दिए हैं. राइट. तो यहाँ पे सारे आएंगे एबीसीडी. तो क्या आंसर आना चाहिए? 73 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है. मैंने कितनी बार बोला आपको? यस और यस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू एनसीईआरटी इज मोस्ट डिफिकल्ट बुक. उसको हल्के में ना ले. उसको समझना बहुत बड़ी बात है. राइट. लेकिन आप लोग बार बार मिस्टेक कर देते हैं. आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स दिस. 74 में रेशियो रैंक किसको डाउट है? यस. हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स? तो पहला है गोल्डन राइस इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. यस सर. ओके, यस सर. Second, genetically modified crops has been used to create tailor-made plants. Yes, sir. Third statement, genetically modified crops made crops more tolerant to abiotic stress. Yes, correct. Jatropha is also an example of genetically modified crop. ये गलत है. Jatropha एक plant होता है और इस पे कोई भी इसको ट्रांसजेनिक अभी तक नहीं बना ये plant. Are you getting or not? ऐसे inappropriate options मिल जाते हैं नीट में भी आपको. लेकिन आपको ये देखने हैं कि जो आपके एनसीईआरटी में कितने करेक्ट है वो सही कर दो. तो हाउ मेनी आर करेक्ट? जैट्रोफा इज नॉट करेक्ट. दैट क्लियर? राइट. तो इसमें 3 किसने लगाया? रेशियो रैंक. जिसने 3 लगाया है वो सही है. और 4 किसने लगाया? रेशियो रैंक. 75
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 89. Right. Which of the following amendment has recently cleared by Indian government for issues such as patent research in and their development initiative? अभी दो ही अमेंडमेंट हुए, सेकंड अमेंडमेंट हुआ रिसेंटली. कोई बात नहीं, सब कुछ एनसीईआरटी से चाहिए क्या? हाँ एनसीईआरटी ने दिया है दिया नहीं. 89 is done. 90 all done. इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे एंड हो गया, खत्म.